कल के दिन खबर आई थी कि जो रसिया सेना है वो स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो स्टारलिंक टर्मिनल है ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क कह सकते हैं हम इसको, जिसके द्वारा ये सैटेलाइट से सीधे ग्राउंड में इसका कनेक्शन बनता है और इसका इस्तेमाल करके जो सैनिक है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है जिसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल टास्क है, यानी कि जिसको सर्टिफाई किया जाता है, जिसको परमिशन मिलती है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल यूक्रेन तो 2 सालों से कर रहा है और उसको काफ़ी हेल्प भी मिली है, क्योंकि यूक्रेन के जितने मोबाइल नेटवर्क थे वो तो ध्वस्त कर दिए गए थे रसिया द्वारा। तो स्टारलिंक के लिए कोई टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो स्टारलिंक से सीधे ग्राउंड में एक छोटा सा एंटीना लगाना पड़ता है, तो उससे कम्युनिकेशन बन जाता है। तो कल के दिन जो खबर आई थी कि रसिया की जो सिपाही है वो भी अब स्टारलिंक का इस्तेमाल करने लगे। तो वो कैसे करने लगे, क्योंकि ये एक बहुत सिक्योर नेटवर्क है। तो इसमें खबर ये आई है कि रसिया की जो गवर्नमेंट है वो थर्ड कंट्री से इसके जो सामान है स्टारलिंक का उसे मंगा रही है, फिर उसको इंस्टॉल कर रही है और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये खबर आज के दिन आई थी और इसको खबर आने के बाद रसिया ने इसको मना कर दिया है। रसिया के जो स्पोक पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इसको सर्टिफाई नहीं है हमारे देश में, ना ही इसको ऑफिशियल इसका सामान हम मंगा सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कल के दिन यूक्रेन ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने एक इंटरसेप्ट करी हुई बातचीत को उस रिपोर्ट में शामिल किया था। ये जो इंटरसेप्ट की गई बातचीत है ये 2 रसिया के जो सिपाही आपस में कर रहे हैं और वो जो बातचीत कर रहे हो स्टारलिंक की मदद से कर रहे हैं। तो उसके कल के दिन ये खबर मिली थी, तो उसके बाद आज कुछ अपडेट आई है। अपडेट में ये मिला है कि इसका इस्तेमाल रसिया कर सकता है और वो उसको हैकिंग के द्वारा कर सकता है, या फिर वो दूसरा इस्तेमाल वो जो थर्ड पार्टी कंट्री से जहाँ पर स्टारलिंक की सुविधा उपलब्ध है वहाँ से वो सामान मंगा के भी कर सकता है। तो रसिया इसका इस्तेमाल कर सकता है और उसने करना भी शुरू कर दिया है। तो ये जो स्टारलिंक का इस्तेमाल हो रहा है रसिया द्वारा, ये केवल अभी यूक्रेन जो ऑक्यूपाइड यूक्रेन है उसमें रसिया इस्तेमाल कर रहा है। और जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क आज जो फ्रांस की यात्रा में गए थे और फ्रांस की यात्रा में जाके उन्होंने सपोर्ट यूक्रेन के लिए बनाना चाहा, क्योंकि यूक्रेन इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पोलैंड सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, यूक्रेन का फ्रेंड बना हुआ है सबसे बड़ा। तो उसने आज फ्रांस में गए, पोलैंड के जो प्रधानमंत्री और वो जर्मनी में भी गए। तो दोनों जगह जाके उन्होंने यूक्रेन के बारे में बातचीत की और साथ में किस प्रकार से जो तीनों देश है पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके, सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर सके, जिस कारण ये आने वाले समय में अगर यूरोप में कुछ संकट आता है तो तीनों देश मिलके ये एक कुछ कदम उठा सके जो कि एक यूनिटाइड कदम होगा। तो यहाँ पर पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी इन्होंने 1991 में वीमार प्लस एक कॉन्फ्रेंस बनाई थी। तो वीमार ट्रायंगल जिसको कहा जाता है, तो इसको 1991 में बनाया गया था। तो उसके बाद इसको कुछ समय के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो इसको फिर से पुनर्जीवित करने के ऊपर बातचीत चली है। तो जो वीमार ट्रायंगल है ये 3 देशों से इसमें ग्रुप शामिल है, एक तो पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो इन तीनों देशों का इस वीमार ट्रायंगल के हिसाब से इनका आपस में कोऑपरेशन के बारे में बातचीत है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर ये ट्रायंगल बनाया गया था। तो दोबारा से इसको पुनर्जीवित करने की जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय यूरोप में संकट की स्थिति है। और जिस प्रकार से कल डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था नेटो को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश नेटो के मेंबर है लेकिन वो 2% अपने जीडीपी का इस्तेमाल वो डिफेंस में नहीं कर रहे, तो उनका जो हेल्प है वो अमेरिका नहीं करेगा, यानी अमेरिका उनको बचाने नहीं आएगा। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है और तो उसके बाद फिर यूरोप के कुछ देशों को डर लगने लग गया और उनको लगने लग गया कि अब उनको अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको खुद अपने सिक्योरिटी एक अम्ब्रेला ग्रुप बनाना चाहिए। तो उसी को लेकर हम आज का जो डेवलपमेंट हुआ है पोलैंड की तरफ से जो कदम उठाया गया उसको हम समझ सकते हैं कि पोलैंड का कदम ये है कि वो अमेरिका से, चाहे अमेरिका आए या ना आए, लेकिन पोलैंड को अपनी सिक्योरिटी बना के रखनी है। तो उसको दूसरा भी रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर अमेरिका वाला रास्ता फेल हो जाता है, अगर अमेरिका हेल्प नहीं करेगा पोलैंड की, तो फिर पोलैंड को यूरोप के दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो उसी के लिए वो आज वो यूरोप के जो 2 सबसे बड़े देश है फ्रांस और जर्मनी, उनके साथ डोनाल्ड टस्क ने बातचीत की और समझौता करने की कोशिश हुई है कि किसी प्रकार से सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए ताकि रसिया डरे पोलैंड के ऊपर हमला करने से।
और साथ में जो फ्रांस है उसने भी रसिया के ऊपर आरोप लगाया और कहा है कि रसिया यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तीनों देशों में, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी में रसिया यहाँ पर जो रसिया का सोशल मीडिया अकाउंट है उससे फॉल्स इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है इन तीनों देशों में। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन इस तरह से भेजी जा रही है कि रसिया जो लड़ाई है वो जीतता जा रहा है, और ये रसिया की जो लड़ाई है वो लेजिटिमेट लड़ाई है। इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उनको फीड किया जा रहा है यूरोप के देशों में, जो कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। ये इनमें कुछ बात जैसे रसिया जानबूझ के इन बातों को फैलाना चाह रहा है कि ताकि जो यूरोप के देश है वो अब यूक्रेन की मदद ना करे। तो इसी की चेतावनी फ्रांस की तरफ से आ जाइए। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना गेorgieva इन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो रसिया की इकोनॉमी अब धीरे धीरे करके जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी उसको वो उसी की तरह बनते जा रहा है। तो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो रसिया बनने से पहले जो देश था सोवियत यूनियन था, 1991 तक सोवियत यूनियन था, उसके बाद रसिया बना था। तो सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट देश था और उसमें जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी। जो भी इन्वेस्टमेंट होता था उसे स्टेट इन्वेस्टमेंट करता था और उसी का फिर जो भी प्रॉफिट मिलता था उसको स्टेट लोगों के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर खर्च करता था। तो उसमें एक इकोनॉमिक फंडामेंटल एक दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा होता था लेकिन उस चीज़ को कंजप्शन करने वाले लोग कम थे। तो इसी कारण जो सोवियत इकोनॉमी है स्टैग्नेट हो गई और आखिरकार सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। तो अब रसिया में जो स्थिति अभी बनी हुई है वो भी कुछ कुछ सोवियत यूनियन की याद दिला रही है, क्योंकि जो इस समय रसिया का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो केवल एक सेक्टर में बढ़ रहा है, वो है डिफेंस। डिफेंस के क्षेत्र में इस समय बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाए जा रहे हैं जिस कारण ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है लेकिन इसका कंजप्शन दूसरे सेक्टर में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो सारी इकोनॉमी है वो डिफेंस के ऊपर लग जा रही है और दूसरे इकोनॉमी के क्षेत्र है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बच रहा है, जिस कारण जो स्टेगनेट हो जा रही है चीज़ें। केवल डिफेंस, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रोथ को ज़्यादा देर तक ये बना के नहीं रख सकता है। अगर इसी के भरोसे रह जाए तो इकोनॉमी को स्टेगनेट होने का खतरा रहता है। तो इकोनॉमी को इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आगे आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट दे सके, जैसे कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और इस तरह से जो दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं अगर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो फिर आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचाते। तो रसिया इन क्षेत्रों में नहीं कर पा रहा है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके पास जो भी पैसा है वो डिफेंस में लग जा रहा है। तो इसी को लेकर आज के दिन आईएमएफ के जो चीफ है उन्होंने वार्निंग दी है कि रसिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ तो रही है अच्छी गति से, जैसे कि 2023 में उसकी इकोनॉमी 3.6% से बढ़ी थी और 2024 में अनुमान है कि 2.6% से बढ़ेगी। लेकिन जो इकोनॉमी है ये इसमें कुछ छुपी हुई चीज़ है जो कि बहुत संकट की स्थिति को बताएगी आने वाले समय में। जैसे कि जो इकोनॉमी है इस समय बढ़ रही है वो केवल एक सेक्टर के डिपेंडेंट होके बढ़ रही है, वो है डिफेंस सेक्टर। और जब डिफेंस सेक्टर का बूमिंग पीरियड बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इकोनॉमी को उसका झटका लगेगा और इकोनॉमी एकदम से माइनस में जा सकती है। और सोवियत यूनियन का जो सोवियत यूनियन का सिस्टम था उसकी याद फिर से आ जाएगी। और सोवियत यूनियन का जैसे विघटन होता है उसी तरह के रसिया का भी कुछ वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी तनाव की स्थिति आ सकती है। तो पोलैंड में इस समय क्या हो रहा है कि पोलैंड के जो किसान हैं वो यूक्रेन के रास्ते से जो ग्रेन आ रहा है उनको रोक रहे और उनको सड़क में गिरा दे रहे जानबूझ के। तो ऐसी कई फ़ोटो जो ग्रेन की सड़क में गिरी हुई फ़ोटो ये बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है। ऐसे दिखने को मिल रहा है कि फ़ोटोज़ में जो ग्रेन है वो नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं, कई जगहों में सड़कों में, हाईवे में दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके। और इसी के ऊपर जो कुलेब है उन्होंने पोलैंड के जो गवर्नमेंट है उससे अपील की है कि इस तरह से जो फार्मर्स है आपके देश के वो कदम ऐसे उठा रहे हैं उनको बंद करें। ऐसे कदम फार्मर्स ना उठाए, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय दोनों देश काफ़ी अच्छे संबंध है पोलैंड और यूक्रेन के, तो इस संबंध को अच्छा आने वाले समय भी बनाए रखना है। उसके लिए दोनों देशों को आपस में कॉपरेशन करना पड़ेगा और इस तरह से नहीं चलने वाला कि अगर क्योंकि हमारा भी ग्रेन है, कोई भी किसान है जो हमारे देश में उगा रहा है उसको उसकी काफ़ी मेहनत लगी हुई है, उसका ग्रेन को किस तरह से सड़क में गिरा देना उसकी जो मेहनत है उसका अपमान है, ये कुलेबो कह रहे। तो इस समय जो पोलैंड की स्थिति में है वो इस तरह हो रखी है कि पोलैंड के जो फार्मर्स है वो यूक्रेन के तरफ से जो ग्रेन आ रहा है उसका वो खिलाफ कर रहे हैं, उसके प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन का ग्रेन है वो पोलैंड के ग्रेन को कंपटीशन से बाहर कर दे रहा है। यूक्रेन का जो ग्रेन है पोलैंड के ग्रेन से काफ़ी सस्ता है। तो इसी वजह से जो यूक्रेन का ग्रेन अब यूरोप के देशों में बिक रहा है और पोलैंड का जो ग्रेन है वो नहीं बिक पा रहा है। तो इस वजह से जो पोलैंड के फार्मर है उनके जो फसल है वो
नहीं बेच पा रहे और जिस वजह से उनको घाटा हो रहा है। तो इसी के लिए वो प्रोटेस्ट उनका पहले भी चल रहा है, लगभग 2-3 महीनों से प्रोटेस्ट लगातार वो करते आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने बॉर्डर के इलाके को उन्होंने सील भी कर रखा था, यानी कि कोई भी यूक्रेन का ट्रक पोलैंड के अंदर नहीं आ पा रहा था। तो कई दिनों तक सील इनका रहा लगा हुआ, ब्लॉकेड लगा इनकी तरफ से। तो आखिरकार उस ब्लॉकेड को हटा दिया गया था, लेकिन फिर इनकी जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से मानी नहीं गई थी, तो इन्होंने फिर से ब्लॉकेड कर दिया है। और ये जो यूक्रेन के जो ट्रक आ रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं, उनका जो अनाज है उन ट्रकों में भरा हुआ, उनको सड़क में गिरा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये फार्मर्स इनके कुछ डिमांड है, और डिमांड ये है सबसे महत्वपूर्ण कि जो यूक्रेन का ग्रेन है वो अब पोलैंड के रास्ते कहीं दूसरे देश में ना जाए, और जो यूक्रेन को जो बेनिफिट मिले जब से लड़ाई शुरू हुई, वो बेनिफिट को बंद कर देना चाहिए। जैसे यूक्रेन के जो ग्रेन है वो खुलेआम यूरोप में कहीं भी बिक सकता है। तो ये क्योंकि यूरोप का भी मेंबर नहीं बना है, यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन अभी तक मेंबर स्टेट नहीं बना है, तो इस कारण यूक्रेन को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ये फार्मर्स का कहना है।